गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम इकाई प्रथम का टॉपिक सहायक संधि एवं गोद निषेध प्रथा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में, जिसका हम अध्ययन करेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे कि सहायक संधि क्या थी, इसकी क्या क्या शर्तें थी और इस संधि के अंतर्गत किन किन राज्यों पर जो है ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित किया गया या उन पर जो है उनको विलय किया गया या उन पर अधिकार किया गया, और इसके साथ साथ जो है उसकी शर्तें क्या थी, तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सहायक संधि प्रथा। सहायक संधि प्रथा क्या थी, इसकी शर्तें क्या थी और सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत किन किन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का आश्रित बना दिया गया, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सहायक संधि प्रथा थी, सहायक संधि प्रथा, इसके जनक जो थे वह लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि प्रथा का जनक माना जाता है और लॉर्ड वेलेस्ली जो है वह 1798 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और 1798 ईस्वी से लेके 1805 ईस्वी तक जो है वह भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं और इस दौरान वह इस सहायक संधि का उपयोग करते हैं या सहायक संधि की प्रथा की नीति को अपनाते हैं और इसके अंतर्गत जो है राज्यों को विवश करते हैं, किन किन राज्यों को विवश करते हैं या किन किन राज्यों के साथ सहायक संधि प्रथा स्वीकार करवाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सहायक संधि प्रथा क्या थी? सहायक संधि प्रथा की बात करें तो सहायक संधि प्रथा एक ऐसा, इसका आवरण जो था एक लुभावना आवरण था और इसके अंतर्गत यह संधि जो है शर्तों के अनुसार तो बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी अच्छी थी, लेकिन वास्तविक रूप से यह संधि बड़ी खतरनाक थी। जिसने भी इस सहायक संधि को स्वीकार किया उसकी संप्रभुता, उस राज्य की संप्रभुता समाप्त हो गई और वह कंपनी का आश्रित राज्य बन गया, क्योंकि जो भी इसके अंदर घुसा, यानी कि जिसने भी स्वीकार किया उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। तो इस पर कुल मिला के बात करें कि ये सहायक संधि प्रथा जो थी यह एक उस मरीचिका के समान थी, जिस प्रकार, जैसे यहाँ पे हम उसे मृग तृष्णा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार जब हम रोड पर चलते हैं तो गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के समय में रोड पर पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस पानी के नज़दीक जाते हैं तो वो पानी उतना ही हमसे दूर होता जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इसकी शर्तें कुछ शर्तें अच्छी लगती थी दिखने में, लेकिन वास्तविक रूप से वह जो है इतनी खतरनाक थी कि जिस राज्य ने भी इस संधि को स्वीकार किया उसका अस्तित्व विलीन हो गया, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो इसकी सहायक संधि के बारे में प्रोफेसर जदुनाथ मिश्र लिखते हैं, बड़ा ही इसका सटीक विवेचना करते हैं कि प्रोफेसर जदुनाथ मिश्र लिखते हैं कि जो सहायक संधि थी यह मकड़ी के जाल के समान थी, कि जिस प्रकार एक मकड़ी जाला बनाती है, बहुत ही खूबसूरत दिखने में होता है, लेकिन उस जाले में जो भी कीट फंसता है, जो भी पतंगा फंसता है, तो फिर वह चाहे कितना भी छटपटाए, कितना भी उस जाले से बाहर निकलने का प्रयास करे, लेकिन वह उस जाले से बाहर नहीं निकल पाता है और छटपटाते छटपटाते हुए अपने प्राण त्याग देता है और फिर जो है वो मकड़ी अपनी सुविधा के अनुसार उसका उपयोग करती है, उपभोग करती है। तो ठीक उसी प्रकार प्रोफेसर जदुनाथ मिश्र कहते हैं कि यह जो सहायक संधि थी यह मकड़ी के उस जाले के समान थी, जिसमें जो भी राज्य फंसता वह कभी भी फिर बाहर नहीं निकल पाता और फिर कंपनी जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है उसका उपभोग करती थी। तो इस प्रकार इस सहायक संधि को मकड़ी के जाले के समान कहा गया और इसके बारे में कहते हैं कि यह जो है जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया, तो इसने जो सहायक संधि प्रथा को लागू किया, इसके
क्या कारण थे? तो अनेक विद्वानों का मानना है कि इसके कई कारण थे जिनके कारण जो है इसने सहायक संधि प्रथा को लागू किया। ऐसा भी माना जाता है कि ये मराठों से मराठों की जो चौथ और सरदेश मुक्त की वसूली की जो योजना थी, जिन जिन राज्यों से वो वसूल करते थे, उस नीति से प्रभावित होकर जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने इस नीति को अपनाया। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उस समय जो है जो यहाँ की कुछ शक्तियाँ थी, जैसे हैदराबाद का निज़ाम, मैसूर का टीपू सुल्तान और इसके अलावा मराठे, तो ये शक्तियाँ जो है उस समय अंग्रेज़ों से नाराज़ चल रही थी और अपना अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। तो इनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि प्रथा लागू की। और ये भी कहा जाता है कि जो इससे पूर्व के जितने भी गवर्नर जनरल बनकर आए, तो उन्होंने जो है जो राज्य थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई या हस्तक्षेप की जो नीति अपनाई, उस नीति के कारण जो है ब्रिटिश सत्ता को, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, वह उसकी प्रतिष्ठा कमजोर हुई, क्षीण हुई। तो वापस ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो यह संधि सहायक संधि प्रथा को लागू किया। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जब लॉर्ड वेलेस्ली को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया, तो उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, तो विलियम पिट ने लॉर्ड वेलेस्ली को स्पष्ट आदेश दिया था कि वह जो है भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करे, साम्राज्य का यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करे, क्योंकि जिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ब्रिटिश प्रतिष्ठा को आघात लगा था, क्योंकि जिसमें जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो है ब्रिटिश की हार हुई और अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तो जिससे जो है काफ़ी आघात लगा इनकी प्रतिष्ठा, तो उनकी प्रतिष्ठा खोई। तो उस खोई हुई प्रतिष्ठा को जो है पुनः प्राप्त करने के लिए भारत में साम्राज्य का विस्तार करे, साम्राज्य का प्रसार करे, इसका स्पष्ट आदेश जो है प्रधानमंत्री पिट ने दिया। तो जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, तो आते ही उन्होंने जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाया और अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाकर अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिए उन्होंने सहायक संधि प्रथा को लागू किया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है जो पिट इंडिया एक्ट था, उसकी धारा 34 थी, जिसमें जो है साम्राज्य प्रसार की नीति का निषेध किया गया था। तो इस धारा का उन्होंने व्याख्या करते हुए, धारा पिट इंडिया एक्ट की धारा 34 की व्याख्या करते हुए लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा, उसकी धारा को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर कोई उचित कारण है या न्याय संगत कारण है या उचित साधनों से अगर साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, तो वह विस्तार इस धारा 34 के विरोध में नहीं है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने इस धारा की व्याख्या अपने अनुरूप की और अपने साम्राज्य का प्रसार का प्रयास कर लिया। और इस प्रकार जब भी जिस भी राज्य से इन्होंने ये सहायक संधि की, तो फिर उसका अस्तित्व जो है विलीन होता गया। तो इसकी क्या क्या शर्तें थी कि इनकी शर्तों के अनुरूप जो है क्या क्या किया गया और कौन कौन से राज्यों से जो है इन सहायक संधि की गई। तो बात करें इनकी शर्तों की कि सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत इसकी शर्तें क्या थी। तो पहली शर्त यह थी कि जो सहायक संधि है, उस पहली शर्त थी कि कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना, यानी कि जो राज्य इस सहायक संधि को स्वीकार करेगा उसे जो है कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उसकी जो प्रशासन नियंत्रण है, प्रशासन पर नियंत्रण जो है वह कंपनी का रहेगा, वैदेशिक मामलों पर नियंत्रण कंपनी का रहेगा। और इसके साथ साथ यह संधि स्वीकार करने वाला राज्य कंपनी सरकार की बिना अनुमति से किसी अन्य राज्य से युद्ध नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ
कोई भी राजनीतिक समझौता किसी राज्य से या किसी से भी राजनीतिक समझौता बिना कंपनी की सरकार की अनुमति के नहीं कर सकता, और इस प्रकार इस पहली शर्त में ही उसकी जो है बाह्य स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि इस पहली शर्त के अनुसार कि जो राज्य संधि स्वीकार करेगा उसे अनिवार्य रूप से कंपनी के प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो उसके वैदेशिक मामले हैं उस पर पूरी तरह से कंपनी का नियंत्रण रहेगा, कंपनी सरकार का नियंत्रण रहेगा, और कंपनी सरकार की बिना अनुमति के वह न तो किसी अन्य से युद्ध कर सकता है और न ही किसी प्रकार का कोई समझौता या संधि कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है इसकी बाह्य जो स्वतंत्रता थी तो पहली संधि में ही, पहली शर्त, संधि की पहली शर्त में ही इसकी बाह्य स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। दूसरी शर्त थी कि अन्य यूरोपियों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना। यानी कि जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार करता है तो वह राज्य अन्य यूरोपियों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा, उनसे मित्रता नहीं करेगा, उन्हें कोई व्यापारिक सुविधाएं नहीं देगा, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वह अपने राज्य में इन अन्य यूरोपियों को रहने भी नहीं देगा। तो दूसरी शर्त में यह स्पष्ट कर दिया गया था, और इस शर्त का मुख्य उद्देश्य जो था वह यह था कि जो अंग्रेजों के शत्रु थे या प्रतिद्वंदी थे जो शक्ति के रूप में, वह थे फ्रांसीसी। तो उस फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए जो है दूसरी शर्त यह रखी गई थी कि किसी भी अन्य यूरोपियों को जो है उससे किसी जो संधि स्वीकार करता है राज्य, वह अन्य यूरोपियों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा। तीसरी शर्त थी कि राज्य में कंपनी की सेना रखना अनिवार्य। यानी जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार करता है या जिस राज्य से सहायक संधि की जाती है तो वह राज्य जो है उसके राज्य में कंपनी की सेना रखी जाएगी। उस राज्य की सुरक्षा के लिए, शासक की सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना को उस राज्य में रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ शर्त ये भी थी कि जो कंपनी की सेना उस राज्य की सुरक्षा के लिए रखी जाएगी, उसका सारा खर्च जो है, व्यय जो है, वह उस राज्य को देना होगा, और जो निश्चित तय किया जाएगा, व्यय तय किया जाएगा, वह राज्य उसका भुगतान करेगा। अगर वह नगद में भुगतान नहीं करता है तो उस रकम की आय के बराबर वाला कोई क्षेत्र वह कंपनी को देना होगा। तो इस प्रकार से जो है तीसरी शर्त में कंपनी की सेना को रखना अनिवार्य कर दिया गया, और इस प्रकार से अगर कोई राज्य वो भुगतान नहीं कर पाता तो उसे उस आय के बराबर जो है क्षेत्र कंपनी को देना होता था। और चौथी जो शर्त थी वह थी कि राज्य में रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करना। यानी कि जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा, जिस राज्य से सहायक संधि की जाएगी, तो उस राज्य में एक कंपनी सरकार का, यानी कि ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि रहेगा जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। वह उस राज्य की राजधानी या राजधानी के आसपास रहेगा और प्रशासन की देखभाल करेगा, उस पर देखरेख में रहेगा, ताकि जो है राजा शर्तों का उल्लंघन न कर सके। और इसके साथ साथ इसका दुष्प्रभाव ये भी पड़ा कि जो रेजिडेंट थे या जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्हें जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में जो है यही पॉलिटिकल एजेंट जो है उस राज्य के आंतरिक प्रशासन में भी हस्तक्षेप करते हैं और उसके राज्य को जो है खोखला करते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेजों की चौथी ये नीति थी कि जिस राज्य में इस सहायक संधि के दौरान कि जिस राज्य के साथ सहायक संधि की जाएगी तो उसमें जो है पॉलिटिकल एजेंट यानी प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी, और अनिवार्य रूप से प्रतिनिधि उस राज्य की राजधानी में या आसपास में रहेगा। पांचवी शर्त थी कि बाह्य
आक्रमण या बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा। यानी कि जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार करता है, तो अगर कोई अन्य राज्य उस राज्य पर आक्रमण करता है या कोई बाह्य आक्रमण होता है, चाहे किसी राज्य द्वारा हो या किसी भी प्रकार का कोई बाहरी आक्रमण हो, तो जो अगर बाहर कोई आक्रमण होता है तो कंपनी जो है, कंपनी सरकार उस राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगी। और यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अगर उसके शासन में या राज्य में कोई आंतरिक विद्रोह भी हो जाता है, तो उस विद्रोह का दमन या उस विद्रोह का सामना जो है कंपनी सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी उस राज्य को, कि बाहरी आक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और आंतरिक विद्रोह से भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। धारा बड़ी अच्छी, शर्त बड़ी अच्छी, लेकिन इसके परिणाम बड़े ही खतरनाक हुए, क्योंकि जब जिन जिन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया, तो वह पूरी तरह से निश्चित हो गए कि अब जो है मेरी सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा का जिम्मा मेरा न होकर, यानी कि अपने उत्तरदायित्व को न समझकर, वह जिम्मा किसका है, अब अंग्रेज कंपनी का है, ब्रिटिश कंपनी का जिम्मा है। मेरी सुरक्षा वो अपने आप, राज्य की और मेरी सुरक्षा वो अपने आप करेगी। इस प्रकार से वह निश्चित हो गए, लापरवाह हो गए। और इस लापरवाही का क्या परिणाम निकला वो बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसी लापरवाहियों से जो है किस प्रकार ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और राज्य जो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो पांचवी शर्त में था कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा प्रदान करेगी कंपनी। और छठी जो शर्त थी वह थी कि आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप। यानी जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार करता है तो उसके आंतरिक मामलों में, आंतरिक प्रशासन में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो छठी शर्त में ये था कि उसके आंतरिक प्रशासन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्होंने जो है सलाह के नाम पर, प्रशासक या शासक को सलाह के नाम पर किस तरह से उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए और किस तरह से जो है उन्होंने षड्यंत्र रचे और फिर जो है किस तरह से राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो अंग्रेज बड़े ही चालाक और कूटनीतिज्ञ, इन्होंने कूटनीति से जो है पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। तो ये शर्तें थी, छठी शर्त थी। और फिर सातवीं शर्त थी कि दोनों पक्ष जो है मित्रता का संबंध रखेंगे, घनिष्ठ मित्र की तरह। जिस प्रकार ये दो घनिष्ठ मित्र होते हैं कि एक का मित्र दूसरे का मित्र और एक का शत्रु दूसरे का शत्रु, तो इस प्रकार का संबंध रखेंगे, दोनों घनिष्ठ मित्र बने रहेंगे। और हमारा शत्रु तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा मित्र हमारा मित्र, तुम्हारा शत्रु हमारा शत्रु, तो इस प्रकार के संबंध रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है यह सिद्धांत जो था सातवां, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित था। तो फिर जब लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं 1813 से लेके 1823 ईस्वी तक। तो इस सहायक संधि के साथ साथ एक और नई शर्त जोड़ देते हैं कि जिस राज्य के साथ संधि की गई है उसकी सुरक्षा का जिम्मा कंपनी पर है और कंपनी इसकी सुरक्षा के लिए जो सेना रखती है, तो उस सेना के व्यय के लिए या इस दायित्व को निभाने के लिए जो खर्चा होता है, उसको खर्चा जो है वो खर्च या वह व्यय या वह राशि जो है राज्य को भुगतान करनी होगी, जिसे जो है खिराज कहा गया। यानी कि एक निश्चित कर के रूप में जो तय किया जाएगा, जिस राज्य के साथ ये संधि की गई है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा कंपनी के पास है, तो वह राज्य एक निश्चित राशि जो है कंपनी को प्रदान करेगा और यह राज्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है टॉमस मुनरो कहते हैं कि इन राज्यों ने, जिन राज्यों ने यह संधि स्वीकार की थी, तो उनके बारे में कहते हैं कि इन राज्यों ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चरित्र का त्याग कर अपनी सुरक्षा खरीद ली थी। यानी अपना जो राष्ट्रीय चरित्र था, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा करना स्वयं का उत्तरदायित्व था, और इसके साथ साथ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना का जिम्मा भी शासक का था।
लेकिन इस संधि के द्वारा टर्म्स मुनरो के अनुसार उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और इसके साथ साथ स्वतंत्रता को भी जो है उन्होंने ब्रिटिश कंपनी से खरीद लिया था, यानी ब्रिटिश कंपनी के हवाले कर दिया था। तो इस प्रकार सहायक संधि, तो सहायक संधि के अंतर्गत इसकी क्रियान्विति किस प्रकार से होती है और फिर जो है कौन कौन से राज्यों के साथ सहायक संधि की जाती है, तो उसके बारे में पढ़ें। तो उसके बारे में बात करें तो सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई, तो इसके अंतर्गत सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य जो था वह था हैदराबाद, यानी कि सबसे पहले जो सहायक संधि की गई वह हैदराबाद के साथ की गई और हैदराबाद ही वह पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और यह जो है सहायक संधि हैदराबाद का 1799 ईस्वी में की गई थी और हैदराबाद ने इस संधि को स्वीकार कर लिया। और इस संधि के अंतर्गत जब हैदराबाद ने सहायक संधि को 1799 में स्वीकार किया तो इस संधि के अंतर्गत जो है निज़ाम के राज्य में, यानी कि हैदराबाद के राज्य में अंग्रेज कंपनी, ब्रिटिश कंपनी की 6 बटालियन सेना रखी गई, यानी सेना की जो 6 बटालियन जो ब्रिटिश कंपनी की सेना थी उसकी 6 बटालियन जो इसकी रखी गई। और इसका खर्चा यानी कि व्यय जो है व्यय हेतु निजाम ने 24,17,000 रुपये वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया, यानी जो 6 बटालियन रखी गई उसके व्यय के लिए निज़ाम ने यह स्वीकार कर लिया कि उसका जो खर्चा आएगा वह तय किया गया कि 24 लाख और 17,000 रुपये वार्षिक वह निज़ाम ने देना, कंपनी को देना स्वीकार कर लिया गया। और इसके साथ साथ जो दूसरी शर्त थी कि किसी अन्य यूरोपियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा जाएगा, वह भी लागू की गई और जो फ्रांसीसी थे उनको जो है हैदराबाद से निकाला गया। और इसके साथ साथ जो दूसरी भी धाराएं थी वह भी निज़ाम पर लागू कर दी गई। और 1800 ईस्वी में सहायक सेना के खर्च के लिए वे क्षेत्र जो मैसूर से पहले प्राप्त हुए थे निज़ाम को, वह सारे क्षेत्र जो है अंग्रेज कंपनी को निज़ाम द्वारा दे दिए गए। तो इस प्रकार से जो है निज़ाम पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो पहला राज्य था हैदराबाद जिस पर सहायक संधि के थ्रू अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित किया गया। दूसरा था अवध। अवध जो था यह पहले से ही अंग्रेजों की चुंगल में फंसा हुआ था और इसके साथ साथ जब वेलेस्ली भारत आए तो अवध के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह कुछ संप्रभुत्व बना रहा। लेकिन वेलेस्ली जो है उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे, यानी वेलेस्ली का ये था कि लॉर्ड वेलेस्ली किस तरह से जो है अवध को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन लाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। और इसके लिए उन्होंने जो है नवाब की सुरक्षा के लिए जो पहले से सैनिक टुकड़ी रखी गई थी कंपनी की, तो उस कंपनी की सेना को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन नवाब ने जो है ये योजना स्वीकार नहीं की, आनाकानी की। तो वेलेस्ली बड़े गुस्से हुए, क्रोधित हुए और क्रोधित होकर जो है उन्होंने नवाब को डराने के लिए, आतंकित करने के लिए एक सेना जो है टुकड़ियाँ, एक कानपुर से और दूसरी जो है इलाहाबाद से सेनाएं भेजी, जो है जिससे जो है नवाब भयभीत हो गया, डर गया और इस डर की वजह से विवश होकर जो है नवाब संधि करने के लिए राजी हो गया और उसने जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली, जिसके अनुसार नवाब की सेना में कटौती कर दी गई, जो नवाब के पास सेना थी उसे कम किया गया और कंपनी की सेना में बढ़ोतरी कर दी गई, कंपनी की सेना को बढ़ाया गया। और इसका खर्च के लिए, यानी कि जो कंपनी की सेना में जो विस्तार किया गया था उसकी व्यय के लिए, उसके खर्च के लिए जो है नवाब ने गंगा यमुना का लोअर दोआब क्षेत्र और गोरखपुर और साथ ही साथ जो है रोहिलखंड जो था उसका क्षेत्र जो है कंपनी को सौंपना पड़ा, यानी कंपनी को सौंप दिया। तो इस प्रकार अवध को भी ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन लाया गया, उसे अपना आश्रित राज्य बनाया गया। तीसरा जो था वह था मैसूर, जिसके अंतर्गत सहायक संधि की गई। तो मैसूर में क्या था कि
जब एलेजली भारत आए उस समय जो है मैसूर आंगल युद्ध, चतुर्थ मैसूर आंगल युद्ध चल रहा था और यह युद्ध जो है 1799 में चला हुआ। और इस युद्ध में जो मैसूर का शासक थे टीपू सुल्तान, वह इस युद्ध में मारे गए। और इसके साथ साथ जब टीपू सुल्तान मारे गए तो उसके मैसूर के जो है राज्य के कुछ क्षेत्र जो है वेलजी स्वयं ने अपने पास रख लिए, यानी अपने अधीन कर लिए, और कुछ क्षेत्रों को जो है निजाम में बांट दिए। और एक नाम मात्र का मैसूर राज्य बचा। उस नाम मात्र के मैसूर राज्य पर जो है हिंदुशाही वंश के यानी कि आडियार वंश के एक बालक कृष्णराव को जो है वहाँ का शासक नियुक्त किया गया। और इसके साथ साथ उसकी सुरक्षा के लिए जो है कंपनी की सेना रखी गई। और इसके साथ साथ जो उसके व्यय के लिए यानी कृष्णराव से सहायक संधि की गई और उसकी सुरक्षा के लिए जो है कंपनी की सेना वहाँ रखा गया। और उसके व्यय के लिए 22 लाख रुपए वार्षिक जो है व्यय के रूप में कृष्णराव ने कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार मैसूर पर भी अंग्रेज संप्रभुता का आधिपत्य हो गया, यानी कि इन्होंने भी अपनी संप्रभुता को खो दिया। उसके बाद चौथा नंबर लगता है मराठों का, मैसूर में था, ये मैसूर तीसरा, इसमें कृष्णराव 22 लाख। उसके बाद नंबर आता है मराठों का कि मराठों, तो जो मराठे थे उनका आपसी मतभेद थे भिन्न भिन्न, जैसे ग्वालियर के, पूना के और भी दूसरी जगह के, तो इनमें आपस में ही चल रहा था और ये अलग अलग रूप से अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो सबसे पहले जो है वह दिसंबर 1802 ईस्वी में जो मराठा पेशवा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है वेलाजिली की सहायक संधि को स्वीकार किया। सर्वप्रथम जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इस सहायक संधि को 1802 ईस्वी में स्वीकार किया, दिसंबर 1802 ईस्वी में स्वीकार किया। और इसके स्वीकार करते हुए अंग्रेजों से जो उसने बस्सीन की संधि कर दी, बस्सीन की संधि की। और इसके साथ साथ जब द्वितीय आंग्ल और मराठा युद्ध हुआ जो 1803 से लेकर 1806 ईस्वी में चला, दूसरा युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच में, तो इस युद्ध में भी मराठे पराजित हो गए। और पराजित होकर नागपुर का जो शासक था भोंसले, उसने जो है देवगढ़ की संधि कर ली। और देवगढ़ की संधि के साथ साथ उन्हें सहायक संधि को भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद ग्वालियर का शासक भोंसले, उसने भी सुरजी अर्जुन गांव की संधि स्वीकार कर ली, क्योंकि वह भी पराजित हो गया और मजबूर हो गया संधि करने के लिए। तो जो अंग्रेजों उसने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की और इसके साथ साथ उसने सहायक संधि को भी स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार मराठों से भी सहायक संधि की गई। उसके बाद जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो 1817 से लेके 1818 ईस्वी तक चलता है, तो इस युद्ध में भी मराठे पराजित हो जाते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप से लड़ रहे थे, विखंडित रूप से लड़ रहे थे, संगठित होकर नहीं लड़ रहे थे, तो हर जगह जो है मराठे पराजित हो रहे थे। तो जो तीसरा युद्ध हुआ आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में चला, तो इसमें भी जो इंदौर का शासक था वह होलकर, वह मराठों से पराजित हो जाता है और मंदसौर की संधि करता है। और इसके साथ साथ जनवरी 1818 में वह इस सहायक संधि को भी स्वीकार कर लेता है। और इस तृतीय युद्ध में मराठा संघ पूरी तरह से पराजित हो जाता है, हार जाता है, ध्वस्त हो जाता है और मराठा की प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और पूना को जो है 1818 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में पूना का विलय कर लिया जाता है। लेकिन जो दूसरा जो क्षेत्र था सतारा का, वो उस पर जो है अंग्रेजी संरक्षण के अधीन जो है उस पर एक शिवाजी का वंशज जिसका नाम प्रताप सिंह था,
तो उसे जो है सतारा की गद्दी पर बिठाया जाता है और उस प्रताप सिंह के साथ जो है सहायक संधि कर ली जाती है। तो इस प्रकार मराठा साम्राज्य पर भी ब्रिटिश संप्रभुत्व स्थापित हो जाता है और मराठा भी इन ब्रिटिश साम्राज्य का आश्रित राज्य बनकर रह जाता है। उसके बाद तंजौर जो एक छोटा सा राज्य है जो एक मराठों के अधीन था पहले, जो मराठों का एक छोटा सा ही राज्य था। तो जब वेलेस्ली भारत आते हैं तो उस समय तंजौर में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था और वेलेस्ली को इसमें हस्तक्षेप करने का बड़ा सुनहरा मौका मिलता है और वह इसमें हस्तक्षेप करते हैं, उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करते हैं और एक सरफोजी नामक व्यक्ति को तंजौर की गद्दी पर बिठाते हैं, उसे उत्तराधिकारी घोषित करके तंजौर की गद्दी पर बिठाते हैं और फिर जो है उसके साथ अक्टूबर 1799 ईस्वी में सहायक संधि कर लेते हैं और इस प्रकार तंजौर भी की संप्रभुता समाप्त होती है और वह भी ब्रिटिश साम्राज्य का आश्रित राज्य बन जाता है। उसके बाद तंजौर के बाद सूरत जो है वह ये सूरत मध्यकाल में मुगल साम्राज्य का एक अंग था और जब मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर उन्मुख हो रहा था तब जो है सूरत का जो मुगल सूबेदार था उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर ली, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सूरत का नवाब बन बैठा, अपने आप को सूरत का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार से जो है जो सूरत स्वतंत्र हो गया और उसने जो है जो मुगल सूबेदार था उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया सूरत का, लेकिन वास्तविक रूप से तो स्वतंत्र हो चुका, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो है अभी भी वह मुगल सम्राट के ही अधीन था। तो जब 1759 ईस्वी में मराठों ने बार बार जो आक्रमण करते थे और लूटते थे क्षेत्रों को, तो मराठों ने अपने इतिहास में पढ़ते भी है कि मराठों ने जो है 2 बार सूरत की लूट की थी, सूरत को लूटा था। तो इस लूट से परेशान होकर जो मुगल सम्राट था उसने 1799 ईस्वी में सूरत की सुरक्षा का जिम्मा जो है कंपनी को सौंप दिया, उसकी सुरक्षा का जिम्मा या उत्तरदायित्व जो है कंपनी को सौंप दिया और कंपनी ने उसकी सूरत की सुरक्षा के लिए एक सेना तैनात की और 1799 में जब नवाब की मृत्यु हो गई तो उस नवाब का छोटा भाई सूरत का नवाब बनता है। तो वेलेस्ली जो है उस नए नवाब पर सहायक संधि स्वीकार करने के लिए दबाव डालते हैं, एक संधि स्वीकार करने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन जिसके अनुसार नवाब को अपना सैनिक और असैनिक प्रशासन कंपनी को सौंपना था और कंपनी ने सौंपना था, तो फिर मजबूर होकर उस नवाब ने जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और कंपनी ने जो है उसे 1 लाख रुपए पेंशन देना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार सूरत भी कंपनी का आश्रित राज्य बन गया। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का, कि कर्नाटक में जो थे, कर्नाटक का जो नवाब था जब वेलेस्ली भारत आते आए उससे पहले ही कर्नाटक का जो नवाब था वह अपनी राजधानी अकार्ड, ये अकार्ड जो है कर्नाटक की राजधानी थी, तो अपनी राजधानी को छोड़कर वह मद्रास के पास एक मद्रास के एक उपनगर में एक शानदार महल में रह रहा था और यह जो नवाब था ये बड़ा ही भोगविलासी प्रवृत्ति का था, शानो शौकत से जीने वाला था और ये अपने शाही जीवन व्यतीत करने के लिए अत्यधिक खर्च करता था और वह इतना खर्च करता था कि उसे जो है अंग्रेज़ों से कर्ज भी लेना पड़ा। तो जिसकी वजह से जब वो बड़ा कर्जी हो गया, जब वेलेस्ली भारत आते हैं तो उस समय तक इस नवाब को जो है वह 6,23,000 पाउंड केवल ब्याज के चुकाने होते हैं, यानी कि इतना तो ब्याज हो जाता है उस रकम का कि 6,23,000 पाउंड जो है वह ब्याज के रूप में उसे चुकता करने थे नवाब को। लेकिन इसी दौरान जो है 1795 ईस्वी में नवाब की मृत्यु हो जाती है और जिसका नाम मोहम्मद अली था, नवाब की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद उमदाद उल उमरा नए नवाब बनते हैं
और वेलेजली ने इस पर संधि करने के लिए दबाव डाला, लेकिन और साथ में ये भी शर्त रखी थी कि जो कंपनी के पास नवाब ने जो क्षेत्र गिरवी रखा है, तो वह जो है उस क्षेत्र को कंपनी को सौंप दे, कंपनी के हवाले कर दे। लेकिन नवाब ने जो है ये इस बात को मानने से, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो वेलेजली ने जो है उस पर आरोप लगाया कि जो कर्नाटक का नवाब है वह अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। इसके बाद जुलाई 1801 ईस्वी में इस नवाब की भी मृत्यु हो जाती है, अल उमरा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अली हुसैन कर्नाटक के नवाब बनते हैं और अली हुसैन ने भी वेलेजली के इस प्रस्ताव को, जो पूर्व के नवाब को दिया गया था, वही प्रस्ताव जब वेलेजली ने इस नए नवाब अली हुसैन को दिया, तो अली हुसैन ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और जब इनकार किया, प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो इसके परिणाम स्वरूप जो है वेलेजली ने अली हुसैन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और अली हुसैन को जो है नवाब पद से हटवा दिया और उसे हटाकर उसका जो भतीजा था अजीमुद्दौला, उसे जो है कर्नाटक का नया नवाब बना दिया, नया नवाब घोषित कर दिया। और 25 जुलाई 1801 ईस्वी में अजीमुद्दौला से संधि कर कंपनी ने कर्नाटक का सैनिक और असैनिक प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और कर्नाटक के राजस्व का 1/5 भाग, यानी कि कर्नाटक का जो जितना पूरा राजस्व मिलता है कर्नाटक राज्य को, तो उस राजस्व का 1/5 भाग नए नवाब यानी कि अजीमुद्दौला को पेंशन के रूप में देना कंपनी ने स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार कर्नाटक पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया और ये कर्नाटक भी अंग्रेजों का आश्रित राज्य बन गया। तो इस प्रकार सहायक संधि के कितने दुष्परिणाम हुए और किस प्रकार से जो किन किन राज्यों को, जैसे हैदराबाद सबसे पहले, उसके बाद अवध, मैसूर, मराठा, तंजौर, सूरत और कर्नाटक आदि राज्यों को जो है इन्होंने अपने आश्रित राज्य में कन्वर्ट कर लिया, अपना आश्रित राज्य बना लिया। तो ये थी इनकी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, जिनकी शर्तें और इस शर्तों के अनुरूप जो है किस किस राज्य को कंपनी ने अपना आश्रित राज्य बना लिया, उसकी बाह्य स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। तो ये हमने इस सहायक संधि के बारे में पढ़ा। अगली है जो वह है लॉर्ड डलहौजी की, जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड डलहौजी, तो उसकी जो नीति थी गोद निषेध प्रथा नीति, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।